Hello everyone, good morning all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. ओके जैसे कि हम प्रीवियस में कर रहे थे, हमने प्रीवियस में क्या किया था? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट किया एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट अप्रोच की जो कि किसके द्वारा दी गई थी? टेलर के द्वारा दी गई थी। ये सब हमने किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। ओके, सो आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, उसके बाद ही आप सेकंड देखिए, क्योंकि फिर आपको अच्छे तरीके से बेटर वे में समझ आएगा, चीज़ें सारी कट एंड क्लियर समझ में आएगी। और वहाँ पे हमने डायग्राम भी शुरू कर रखा है बनाना, तो आप साथ के साथ वो डायग्रामेटिकली भी बनाते रहिए। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ओके, और अगर आप हमारी वीडियोस देख रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या फिर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर कंटेंट में अगर आपको कुछ एडिशन चाहिए तो उसके बारे में आप सजेस्ट भी कर सकते हो। ओके, सो आइए हम करते हैं स्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई थी। आप पढ़ते भी आए हो, जैसे कि +1 में पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, BCom में, MCom में, हर जगह पे पढ़ते हो, क्योंकि जो हम मैनेजमेंट के थॉट्स पढ़ रहे हैं ना, ये मैनेजमेंट का कोर टॉपिक रहता है और इसके अंदर से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके अंदर से। ओके, तो आपको ये सब ध्यान से करना है, कंसेप्ट वाइज करना है। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में, किसके द्वारा दिया गया, कौन कौन ऑथर्स थे जिनका इनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। लाइक यहाँ पे कुछ ऑथर्स के आपको नेम मेंशन कर रखा है कि किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन फॉलोवर है हेनरी फ्योल के साथ में। अगर हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं, सो हेनरी फ्योल जो बॉर्न हुआ 1841 से 1925, यहाँ पे बोर्न इसका थोड़ा सा गलत मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1841। ओके, एट कॉन्स्टेंटिनोपल फ्रांस ही ग्रेजुएटेड एट एज अ माइनिंग इंजीनियर इन 1860 फ्रॉम कौन से स्कूल से था? नेशनल स्कूल ऑफ माइनिंग। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही जॉइन अ फ्रांस कोल माइनिंग कंपनी एज अ इंजीनियर। जो हेनरी फ्योल था वो तो आपका जो है वो अपॉइंट किया गया था एज अ इंजीनियर, एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर का मतलब होता है आफ्टर 2 ईयर प्रमोट एज अ मैनेजर। बट जो टेलर ने जो काम किया था वो फ्लोर लेवल पे काम किया था, फ्लोर लेवल पे एम्प्लॉयज के रूप में काम किया था, उसके बाद उसको राइज किया गया था, अपर लेवल पे प्रमोशन हुआ था। ही वॉज appointed as general manager of his company in 1888. At that time, the company suffered heavy losses and was nearly bankrupted. जब उन्होंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया था, at that time जो कंपनी थी वो ज़्यादा लॉस बियर कर रही थी और वो नियरली बैंकरप्टेड थी, या फिर आप ये मान सकते हो कि बिल्कुल लॉस में जाने वाली थी वो कंपनी। वहाँ पे हेनरी फ्योल ने क्या किया? वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे स्टडी की, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि किस तरीके से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। सो फाइनली क्या हुआ? हेनरी फ्योल सक्सीड रहा एंड कन्वर्टिंग हिज कंपनी फ्रॉम नियरली बैंकरप्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कंपनी को। सो इसीलिए ही हम हेनरी फ्योल के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, 14 प्रिंसिपल, उनको हम आज भी अप्लाई करते हैं, वो आज भी अप्लाई होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल इज कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी। आपको ये चीज़ें हाईलाइट कर लेनी है कि क्या है जो हेनरी फ्योल है, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? टेलर को बोलते हैं ना, FW टेलर को बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ही डिवाइड जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनटू 6 ग्रुप। 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। क्या क्या होते हैं 6 ग्रुप आपके? नंबर 1 ग्रुप टेक्निकल एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, एडप्शन। कमर्शियल एक्टिविटी बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज। फाइनेंशियल एक्टिविटी सर्च फॉर अ ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। सिक्योरिटी एक्टिविटी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अ पर्सन। इन्होंने एक्टिविटीज़ के बेस पे डिवाइड किया गया है ओनली सिंपली, और कुछ नहीं है। और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड आता है वो आपको बताया गया है। अकाउंटिंग एक्टिविटी लाइक स्टॉक
टेकिंग हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक। देन आता है मैनेजरियल एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, हेनरी फयोल के द्वारा दिए गए। और उस फंक्शन के अंदर ध्यान रखना है आपको, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाद कमांडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, तो ही किसके द्वारा दिया गया है, हेनरी फयोल। अगर अदर फंक्शंस दिए गए हैं तो वो मैंने आपको सेपरेट लिखवाए थे कि कौन कौन से फेमस ऑथर है जिन्होंने अपनी अकॉर्डिंग जो है फंक्शन को डिफाइन किया है। तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो देख लीजिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है वो। ओके, देन हम करते हैं अभी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं? सो प्रिंसिपल में बेसिकली आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयबिलिटी। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को डिफाइन करोगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, अथॉरिटी की अगर बात करते तो अथॉरिटी क्या होता है, द राइट टू गिव ऑर्डर, लिख लीजिए चाहे, द राइट टू गिव ऑर्डर इज कॉल्ड अथॉरिटी। एंड अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या आएगा, लिख लीजिए आपके साथ नोट्स के अंदर, द ओब्लिगेशन टू accomplish is called responsibility। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड ऑफ द मैनेजमेंट कॉइन, दे एग्जिस्ट टुगेदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी अगर आपको डिफरेंस जानना है और भी ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैनेजमेंट के अंदर हमने वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है सेपरेटली, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन से काम करे, एक डिसिप्लिन के अंदर काम करे। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब हुआ कि एक ही पर्सन के द्वारा कमांड दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय के डिफरेंट डिफरेंट बॉस है या फिर डिफरेंट मैनेजर है जो कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। अब एम्प्लॉय तो एक है ना, वो किसको फॉलो कर सकता है, सिर्फ एक ही गाइडलाइन को फॉलो कर सकता है। सो यूनिटी ऑफ कमांड में आता है कि आपको कन्फ्यूज़न को दूर रखना है। अगर आप कन्फ्यूज़न के साथ अगर बताते हो कि अगर एक ही एम्प्लॉय को आप बोलते हो कि आपको क्या करना है, आपको ऑफिस का वर्क भी करना है और आपको फील्ड का वर्क भी करना है, तो दोनों काम नहीं हो पाते। ओके, तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड किसी भी एक पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। अब बेसिकली आप मान सकते हो यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पज क्या हो सकता है, सेल मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, सभी को उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अगर सेल मैक्सिमाइजेशन में चलना है तो आप प्रॉफिट के मार्जिन को कम कर दीजिए ताकि आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज हो। प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमम कीजिए, सेल क्या होगी फिर कम होगी, क्योंकि मान लीजिए वो फर्दर अलग डिफरेंसेस हो जाते हैं, अलग आपका कंसेप्ट हो जाता है। बट बेसिकली अगर आप मानते हो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है जहाँ पे आपका जो विज़न है, मिशन है जो आपने बना रखा है, आप उसी डायरेक्शन में काम कीजिए, आप और आपके एम्प्लॉयज़, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन आता है एम्फेसिस ऑन सबॉर्डिनेट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू जर्नल और कॉमन इंटरेस्ट। इसने बोला ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए यानी कि जर्नल इंटरेस्ट पे रेदर देन पर्सनल इंटरेस्ट। खुद के इंटरेस्ट के बारे में नहीं देखना चाहिए, हमें जर्नल इंटरेस्ट के बारे में देखना चाहिए कि जिसके अंदर हमारा भी प्रॉफिट हो, यानी कि मैनेजर का भी प्रॉफिट हो और जो सबॉर्डिनेट है उनका भी प्रॉफिट हो, एम्प्लॉयज़ का भी प्रॉफिट हो। कॉमन इंटरेस्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। रेम्यूनरेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू द
वर्कर के अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग हमें रेमुनरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वेलिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ पे एक ही प्लेस पे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं और उनकी रेमुनरेशन के अंदर डिफरेंस है, उनकी वेजेस सैलरी के अंदर डिफरेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इक्वल रहना चाहिए। देन आता है आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर एक और कंसेप्ट आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सारी जो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटीज होती है, जो पावर होती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और यहाँ पे क्या कर देते हो आप, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो, वो आ जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप इन्होंने बोल रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज भी हो सकती है या डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकती है, या एक गुड बैलेंस बनाने के लिए आपको सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज दोनों को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज होते हो या एक्सट्रीमली आप डिसेंट्रलाइज होते हो तो आपकी जो इफिशिएंसी है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारा आएगा फिर स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर क्या आता है, the unity of command bring about a chain or hierarchy of command linking all member of the organization from top to bottom। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, लाइक आप बोल सकते हो टॉप टू बॉटम। अब जो स्केलर चेन है यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फ्लो ऑफ कमांड है वो किस तरीके से चल रही है, वो टॉप टू बॉटम चल रही है या फिर बॉटम टू टॉप चल रही है। ठीक है, लाइक अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन का फ्लो आप लगा लीजिए, या फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रखी है तो किस सीरीज में आप अपनी कन्वर्सेशन है वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर चेन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का कुछ ऑर्डर देना, इसका ये मतलब नहीं होता, ये मिसअंडरस्टूड करते हो आप। ऑर्डर का मतलब होता है कि एवरीथिंग जो है वो एक ऑर्डर में पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो, फ्यूल ने सजेस्ट किया है दैट देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। यानी कि हर एक पर्टिकुलर जो सामान होता है, पर्टिकुलर जो हमारे ऑफिस के जो इक्विपमेंट उनका एक प्लेस होता है। लाइक ऑफिस के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, टेबल की, चेयर की, उनका एक प्लेस है। और अगर मान लीजिए कि अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अगर सीटिंग की अरेंजमेंट है तो सीटिंग की अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे आपको ऑफिस जैसा लुक तो नहीं मिलेगा ना। सो इसने बोला पर्टिकुलर जो चीज़ें होती है, एवरीथिंग का एक स्पेस होता है, वहीं पर चीज़ों को हमें रखना चाहिए। देन आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी की बिहेवियर होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, लाइक किसी भी इम्प्लॉयज़ को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इन इम्प्लॉयज़ को कभी भी आप निकाल सकते हो, कभी भी इनकी जॉब है वो चली जा सकती है। उनको थोड़ा सा आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए कि उनकी जॉब की जो है सिक्योरिटी है, अगर वो अच्छे तरीके से काम करते हैं तो, अगर वो प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं तो उनकी जॉब की श्योरिटी है। देन ई स्प्रिट डी कॉपरेशन। ई स्प्रिट डी कॉपरेशन के आगे लिख लीजिए आप, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लाइक अगर मान लीजिए एक अच्छा जो, अगर हमें अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, साउंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वहाँ पे हमें यूनियन के अंदर रहना चाहिए। एक यूनियन जो होती है वो उसकी क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, या फिर वो मजबूत रहेगा, आपस में कॉरपोरेशन करके रहेगा। लड़ाई झगड़े के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। 14 आता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। यानी कि अगर आप कोई भी अगर काम कर रहे हो तो कोई इम्प्लॉय कितना आगे आता है कोई भी काम को करने के लिए। ओके, या फिर आपने सजेशन मांगा तो उस सजेशन को कौन पहले देता है सजेशन को, यानी कि जब आप इनिशिएटिव लेते हो खुद से, जब आप इनिशिएटिव लेते हो किसी भी टास्क के रिगार्डिंग। तो ये हमने पढ़े हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट मैं आपको टिक करवा देती हूँ। एक आपका इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे स्टेबिलिटी, टेन्योर, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड सॉरी एंड यहाँ पे रहेगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एंड ऑर्डर। ओके, ये कुछ पॉइंट है जो कि जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है या फिर ये क्या रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द FW ट्रेलर एंड हेनरी फ्यूल। सो डिफरेंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिस्पेक्टिव। टेलर जो है वो क्या था, सोप फ्लोर लेवल पे वर्कर था, और जो फ्यूल है वो हायर मैनेजमेंट लेवल पर काम करता था। फोकस किस पे था, जो FW टेलर है उसका जो फोकस है इफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से करके आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी डिस्क्रिप्शन हमने किया है, डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे तरीके से, और पर्टिकुलरली किस किस तरीके क्या क्या उनको जॉब वगैरह जो है असाइन की गई है सिंपलेस्ट वे में, उसकी हम स्टडी की है। और स्टैंडर्डाइज के भी जो पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन के भी, वो भी हम रीड आउट करके आए हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। प्रीवियस लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ओके, और फ्यूल के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, फोकस करते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम ओवरऑल देख रहे हैं और कुछ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करके। ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, और यहाँ पे जो फ्यूल के वो मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन के अंदर वही आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, कमांडिंग आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा एंड कंट्रोलिंग आ जाएगा। ठीक है, देन रिजल्ट की अगर बात करते हैं FW टेलर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, ये क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए गए हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, और फ्यूल के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रांसलेटेड इनटू अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, FW टेलर का कंट्रीब्यूशन रहा है बेसिस फॉर अकम्पलिशमेंट ऑन द प्रोडक्शन लाइन के अंदर, एंड फ्यूल का रहा है सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ अ मैनेजमेंट। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस से ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, थोड़ा कंसीडर कर लेना, हो जाएंगे, कोई टिपिकल नहीं है। ओके, सो अब हम करते हैं थर्ड वन इज अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो दिया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट डेवलप द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, हिज मॉडल ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड। अगर बेसिकली हम समझे ना, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब जो होता है वो होता है नौकरशाही। ओके, जहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत स्टिक होते हैं, जो आपको बता दिया गया, जो आपको ड्यूटी असाइन कर दी गई है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली इम्प्लीकेशन होता है, और अगर आप काम को नहीं करते तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। यानी कि आप यहाँ पे आप फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पे फ्रीली माहौल नहीं होता है। ओके, मैक्स वेबर के द्वारा इन्होंने बोला कि किसी भी एम्प्लॉय को हमें स्ट्रिक्टली काम करवाना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको उसके रोल जो है वो डिफाइन होने चाहिए, और स्ट्रिक्टनेस अप्लाई होने चाहिए। लाइक इसके अंदर आप लिख सकते हो, ब्यूरोक्रेटिक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, इसमें आएगा रूल्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ओके, आर clearly defined, carefully prescribed and controlled accordance with formal authority। ओके, ये आएगा आपका किसके अंदर, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, जो कि मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ओके, होप सो आप सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा। सो हम नेक्स्ट करते हैं अभी
नेक्स्ट कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या हम इस मॉडल के अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइक फर्स्ट वन हम इंक्लूड करते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया गया। सेम वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया, डिवीजन ऑफ आ लेबर बेस्ड अपॉन अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी जो वर्क होता है उसको डिफाइन कर दिया जाता है, लेबर को डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको पर्टिकुलरली क्या टास्क करना है। सिस्टमेटिक ऑफ रूल। इम्पर्सनलिटी। इम्पर्सनलिटी का मतलब वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करते, इम्पर्सनल रहते हैं रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। A system of work procedure, placement of worker based upon a technical competency, legal authority and a power. Bureaucracy provide rigid model. इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। क्या है ये? एक रिजिड मॉडल है, यानी कि चेंजेबल मॉडल नहीं है जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इम्पोर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट। कोई भी ह्यूमन एलिमेंट या इमोशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को नहीं लिया गया है। कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स के अंदर भी आपको यही सेम बताया गया है। रिजिडिटी होती है, इम्पर्सनैलिटी एंड हायर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एंग्जाइटी ड्यू टू प्रेशर ऑफ कन्फर्मिटी टू रूल एंड प्रोसीजर, डिपेंडेंस ऑन अ सुपीरियर, टेंडेंसी टू फॉरगेट अल्टीमेटली गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ दिया गया है इस मॉडल के अंदर, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज प्रेफर्ड व्हेन चेंज इज नॉट एंटिसिपेटेड और वेयर रेट ऑफ चेंज कैन बी प्रेडिक्टेड। इट फॉलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपको ये चीज़ हाईलाइट ज़रूर करनी है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल है उसको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं एंड इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कीवर्ड होते हैं ना, यही आपको ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं और यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ क्लासिकल थ्योरीज। अब हम बात करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरीज के बारे में। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके। एंड जो सारा कंसेप्ट करवाया गया है क्लासिकल का, वो आपको बहुत डीपली कंसेप्ट करवाया गया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस कंसेप्ट के अंदर आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या होगा? अब जैसे कि मान लीजिए सपोज क्लासिकल के अंदर कुछ डिसएडवांटेज लगा सकते हो, कुछ क्रिटिसाइज किए गए। सो उन्होंने क्या किया, फिर नियो क्लासिकल थ्योरीज का डेवलपमेंट किया गया। क्लासिकल के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हम प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज करें। हम ये नहीं देखते कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो क्या होता है, ह्यूमन के इमोशंस क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो उन सब चीज़ों को हमने इग्नोर किया है क्लासिकल थ्योरीज के अंदर। सो तभी किसका इंट्रोड्यूस किया गया? नियो क्लासिकल थ्योरीज का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रख के काम किया जाने लगा और ह्यूमन की जो नीड है, वांट्स है, सेटिस्फेक्शन है, उनको भी कंसीडर किया जाने लग गया। सो इसने यही बोल रखा है कि एक इम्प्रूवमेंट है एंड क्लासिकल कंसंट्रेटेड ऑन जॉब कंटेंट। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, किसको कंसंट्रेट कर कर रहा है? क्लासिकल जॉब कंटेंट को एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्स। एंड वेयर इज नियो क्लासिकल गिव ग्रेटर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप इन अ वर्क प्लेस। The neoclassical theory point out role of psychology and sociology in understanding the individual and group behavior of the organization. So यही तो हमने अभी तक डिस्कशन किया है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमने स्टडी करते हैं, या फिर ह्यूमन रिलेशन के बारे में। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था जियोर्गे एल्टन मायोन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में 1880 से 1949। जो एल्टन मायो है उसका बोर्न कहाँ पे हुआ? Australia. He was educated in logic and philosophy at St. Peter College, Adelaide. He led a team of researchers from Harvard University which carried out investigation in human problem at the Hawthorne plant of Western Electric Company at Chicago. इसको आपको हाईलाइट करना है कि कहाँ पे काम किया था? Hawthorne plant of Western Electric Company at शिकागो के अंदर। ये कुछ हिस्ट्री दे रखी है तो आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेना इसको। क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। ओके, कि कहाँ कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो कहाँ पे रिसर्च की उन्होंने टीम के साथ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और जो कि इन्वेस्टिगेशन है वो की उन्होंने ह्यूमन प्रॉब्लम पे।
और हाथोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एटा शिकागो के अंदर उन्होंने रिसर्च की। दे कंडक्ट सेम एक्सपेरिमेंट नोन एज हाथोन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथोन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। Informal grouping, informal relationship, pattern of communication, pattern of informal leadership, etc. Elton Mayo is generally recognized as a father of human relations school. किस नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलरली लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अदर प्रमोटर्स भी कुछ रहे, अदर प्रमोटर्स भी, इनको भी आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि कोई भी थ्योरीज है उसके अंदर बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। कोई ये नहीं कि कोई भी एक पर्सन है वो पूरी थ्योरीज को बना देता है, उसके जो फॉलोवर होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर होते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। अब अगर हम हाथोन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि जो इस एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या कंसीडर किया गया था या फिर क्या क्या एल्टन मायो के द्वारा बताया गया था। सो यहाँ पे बोला गया इन 1927 ग्रुप ऑफ रिसर्चर लेड बाय द एल्टन मायो एंड फ्रिट्ज रिथिलोबर्गर ऑफ the Harvard Business School was invited to join in his study at the Hawthorne work of Western Electric Company Chicago। यहाँ पे जो रोथिलस बर्गर है उनको क्या किया गया, इनवाइट किया गया कि आप भी हमारे साथ स्टडी कीजिए, हाथोन वर्क ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वहाँ पे स्टडी कीजिए, ठीक है, जहाँ पे एल्टन मायो भी काम कर रहे थे। द एक्सपेरिमेंट lasted upon 1932. The Hawthorne experiment brought out the productivity of employees is not the function of only physical condition of work and money wages paid to them। इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं तो इसके अंदर कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसके अंदर कंक्लूजन निकल के आया कि एल्टन मायो ने बोला कि जो प्रोडक्टिविटी है डिपेंड्स upon satisfaction। And other thing is that human factor influence productivity। ये आपके कीवर्ड है, यही क्रक्स आता है पैराग्राफ का, और आप एक बार रीड आउट करके देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या, हाथोन जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 4 पार्ट्स में किया गया था। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को रीड आउट करेंगे। आइए करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रकाशित। इसके अंदर क्या किया गया, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इल्यूमिनेशन। किस किस के बीच में किया गया था, आउटपुट एंड इल्यूमिनेशन। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर लाइटिंग हम इंक्रीज करते हैं ना, इंक्रीज, देन क्या रहेगा, आउटपुट इंक्रीज। एंड जब हम नॉर्मल लाइट करते हैं ना, even that output is increase। सो यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हम ज़्यादा लाइटिंग दे रहे हैं, नॉर्मल दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ज़्यादा दे रहे हैं तो भी उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल दे रहे हैं तो भी उनका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। सो नोट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन अ प्रोडक्शन। सो नॉट इफेक्ट द लाइट ऑन प्रोडक्शन। ओके, ये सब कंक्लूजन निकल के आया कहाँ से, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर।
होप सो आपको अच्छे से तरीके से समझ आया है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी रिले असेंबल टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ये एक टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि यहाँ पे क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ स्मॉल होमोजेनियस वर्क ग्रुप 6 गर्ल वॉज कॉन्स्टिट्यूट। एक जो सेम नेचर की जो मान लीजिए कि जो नॉर्मली ग्रुप बना हुआ होता है, लाइक आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनका भी नॉर्मली ग्रुप बना हुआ होता है ना, लाइक हम वैसे नॉर्मली कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ग्रुप बना हुआ होता है या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल बना हुआ होता है। होमोजेनियस ग्रुप को उठाया जो कि जिसके अंदर आपकी क्या थी, वहाँ पे 6 गर्ल्स थी। ओके, सो दीज गर्ल्स वर फ्रेंडली टू ईच अदर एंड वर्क आस्क टू वर्क इन अ वेरी इनफॉर्मल एटमोसफियर, और उनको इनफॉर्मल एटमोसफियर दिया गया, ना कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई या कुछ फॉर्मल एटमोसफियर दिया गया, ऐसा नहीं था। उनको इनफॉर्मली बोल दिया गया कि आप इस रूम के अंदर और आप क्या कीजिए, प्रोडक्टिविटी कीजिए, या जो भी उनको यूनिट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया, पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो कि कोई भी टास्क दिया गया कि आपको परफॉर्म करना है। ओके, सो यहाँ का कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर आप इनफॉर्मल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो ना, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएगा थर्ड, यहाँ पे आता है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। सेकंड हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ लिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखे गए। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट हम थर्ड करते हैं मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसके अंदर क्या किया गया, मास लेवल पे इंटरव्यूज लिए गए एम्प्लॉयज से। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट किए गए थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो हमने 2 पढ़ लिए, हम थर्ड पढ़ते हैं मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम में क्या किया कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर का इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ओके, जब इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पे देखा गया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, लाइक अब जैसे कि हम रीड आउट करते हैं, देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज मेक टू अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड। वहाँ पे फाइंड आउट करना था आपको एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड की आपके ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड कैसा है, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं टास्क के रिगार्डिंग कैसा एटीट्यूड रहेगा एम्प्लॉयज़ का, विच वुड रिवील द मीनिंग विच देयर वर्किंग सिचुएशन, कि उनकी वर्किंग सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। द रिसर्चर इंटरव्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर विद रिगार्डेड टू देयर ओपिनियन ऑन वर्किंग कंडीशन। किस किस के रिगार्डिंग, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए, किस किस के रिगार्डिंग आएगा यहाँ पे, ओपिनियन ऑन वर्किंग कंडीशन एंड सुपरविजन। The finding confirmed the importance of social factor at work at total work environment. So यहाँ पे हमने थर्ड किया। नेक्स्ट फोर्थ आएगा हमारा फिर बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट कौन सा किया गया, बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। यहाँ का कंक्लूजन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो रियलिटी होती है ना, मच मोर डिफरेंस होता है उनमें। क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी मच मोर। ओके, आप इतना लिख सकते हो, समझ जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया, जो अच्छे वर्कर होंगे ना वो दूसरों पे प्रेशर डालेंगे कि तुम भी अच्छा काम करो। ठीक है, लाइक एक ग्रुप के अंदर ये नहीं होता कि अगर आपको कॉलेज के अंदर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, 2-2 4-4 लोगों के ग्रुप बना, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर 2 पर्सन अगर मान लीजिए कि एवरेज है पढ़ाई में, तो 2 क्या मिलेंगे आपको, इंटेलिजेंट मिलेंगे,
ठीक है, इस तरीके से ग्रुप को बना दिया जाता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, इन्होंने ना फॉर्मली ग्रुप बना दिए गए जहाँ पे कुछ वर्कर है वो ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ काम करते थे और कुछ वर्कर जो है वो लो इफिशिएंसी के साथ काम करते थे। तो इनका कंक्लूजन क्या हुआ, इन्होंने तो ऐसा सोचा था कि जो अच्छे वर्कर होंगे वो दूसरों पे प्रेशर डालेंगे कि आप भी अच्छा काम करो ताकि हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो वर्कर को काम दिए गए थे, जो वर्कर्स को काम दिया गया था ना और जो करने वाले थे उन्होंने भी काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि सोशल प्रेशर के कारण जो लोग काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने जो इफिशिएंट जो वर्कर थे उनको क्या बोला गया कि आपको हम या तो अपने ग्रुप से निकाल देंगे या फिर आप हमारे ग्रुप में काम नहीं करोगे। उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया। तो जो इफिशिएंट जो लोग हैं ना वो भी काम नहीं कर पाए या उन्होंने भी अपनी हाई प्रोडक्टिविटी से काम नहीं किया। सो इसीलिए इसने बताया गया कि जो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और जो रियलिटी होती है उसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। यही सब बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आपका फाइंड आउट हो कि आया है। और कुछ हम नेक्स्ट और रीड आउट कर लेते हैं। फिर इसने बोला क्या कंक्लूजन आया यहाँ पे, फाइंडिंग द स्टडी आर ईच इंडिविजुअल और रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हर एक इंडिविजुअल ने रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट किया। द ग्रुप हैड इट्स ओन अनऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, खुद के ही स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल, खुद के ही स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिए गए। एंड थर्ड आता है इंडिविजुअल आउटपुट रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड, यानी कि कॉन्स्टेंट से वो जितना काम कर रहा था ना उतना ही काम करेगा, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा अगर आप ज़्यादा इफिशिएंसी के लोगों के साथ उनको काम करवाते हो तो। देन इनफॉर्मल ग्रुप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो आपने यहाँ तक किया, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हमने डीप स्टडी की है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उन्होंने किस किस तरीके से किया, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि हाथ ऑन स्टडी हम पढ़ लेते कि उन्होंने की, एल्टन मायो ने की, बट क्या था उस स्टडी के बारे में, क्या क्या पार्ट्स थे उसके बारे में हमने आज डिटेल से स्टडी की है। सो नेक्स्ट आता है फिर हमारा यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट। कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या आप पढ़ोगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी प्रोडक्टिविटी को है ना लिंक किया गया है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ। प्रोडक्टिविटी को लिंक किया गया है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से। ओके, ये आप कर सकते हो। सारा यही बताया गया इसने, कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है हाथोन एक्सपेरिमेंट का, कि जो नीड होती है वो फुलफिल होती है, एटीट्यूड इमोशंस के बारे में या सब कुछ वही बताया गया। आप ये रीड आउट कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है कि क्या लिमिटेशन थी आपकी, लिमिटेशन आएगी ना यहाँ पे कि कुछ लिमिटेशन बताइए हमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। सो अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज द ह्यूमन रिलेशनस्टिक ड्रू कंक्लूजन फ्रॉम हाथोन स्टडी, देयर कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल इंसाइट रेदर देन अ साइंटिफिक एविडेंस। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और जो ह्यूमन नेचर है वो आपका चेंजेबल होता है। ओवर इम्पेसाइज ऑन अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि ओवर का मतलब क्या होता है, इम्पेसाइज का फोकस किया, ओवर का मतलब ज़्यादा फोकस किया गया है साइकोलॉजिकल पे रेदर देन अ टेक्निकल। इट अज्यूम द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम आर असेंबल टू सॉल्यूशन थ्रू ह्यूमन रिलेशन। इसने बोला कि सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम होती है ना वो ह्यूमन रिलेशन से ही सही नहीं हो सकती। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिकल होल्ड नहीं करता। ह्यूमन रिलेशन ओनली ह्यूमन वेरिएबल आर क्रिटिकल एंड इग्नोर अदर वेरिएबल, ओनली ह्यूमन वेरिएबल को ही कंसीडर किया गया है, अदर वेरिएबल को कंसीडर नहीं किया। एंड नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशन ओवर एम्फेसाइज ऑन अ ग्रुप एंड ग्रुप डिस्कशन। बट कई बार क्या होता है, जो हम ग्रुप बना देते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी रहते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार, जो ग्रुप अगर हम बना देते हैं तो। क्योंकि वही बात है ना कि अगर एक ग्रुप में के अंदर एक पर्सन भी अगर गलत है या गलत एडवाइस कर रहा है तो वो पूरे ग्रुप को ही बिगाड़ देता है या पूरा ग्रुप ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती या पूरा ग्रुप ही अच्छे तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि सोशल प्रेशर के कारण, जो कि हम पढ़ के आए हैं अभी एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, तो आज हमने क्या किया है, न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में हमने फुल स्टडी किया। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगता है। ओके, सो
Do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.